चलिए फिर अब एक काम करते हैं। अब हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट जुड़ गए हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह, जो बाज़ार के टेक्निकल्स पर बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। गौतम जी खासकर रिलेटिव स्ट्रेंथ की गहरी समझ रखते हैं। आज उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के पैमाने पर कौन से सेक्टर्स या शेयर्स मजबूत या कमज़ोर लग रहे हैं। गौतम जी गुड मॉर्निंग। और मार्केट में काफ़ी पेन रहा है, काफ़ी टाइम वाइज करेक्शन रहा है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन रहा है। 3 महीने लगातार हमने डिक्लाइन देखा है निफ्टी में, और ब्रॉडर मार्केट तो खैर हाल सबको पता ही है। आपका इस समय क्या बड़ा कॉल है मार्केट को लेकर? गौतम जी गुड मॉर्निंग, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, अब आवाज आ रही है। ओके ठीक है। मैं ये पूछ रहा था कि काफ़ी पेन रहा है मार्केट में, काफ़ी टाइम वाइज करेक्शन रहा है। ये प्राइस वाइज कोई बहुत ज़्यादा डैमेज एटलीस्ट निफ्टी में नहीं देखा है हमने, ब्रॉडर मार्केट में जरूर देखा है। निफ्टी में सिर्फ 10% का डैमेज रहा है, लेकिन वो लग ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतने टाइम से मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। आपका क्या व्यू है इस समय? क्या बड़ा बिग बोल्ड कॉल होगा यहाँ पर? ये अनुज, यही ब्यूटी है मार्केट्स की कि वो हमेशा एक बुल मार्केट और बेयर मार्केट को अलग तरीके से प्ले आउट करता है। क्योंकि पिछले 12-15 महीनों में जो हुआ है, अगर आप देखें तो निफ्टी तो सिर्फ 10% डाउन है अपने रिसेंट हाई से। और ब्रॉडर मार्केट्स में काफी पेन है, बिकॉज ऑन एन ओवरऑल बेसिस अगर आप देखें तो आई थिंक 60% ऑफ द स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 40%। सो एक यूनिक सी डाउन ट्रेंड है, बेयर मार्केट है, मैं उसको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की ब्रॉडर मार्केट परफॉर्मेंस रही है। और निफ्टी भी धीरे धीरे पेन है। देखिए, अगर आप बजाज ट्विंस को देखें, काफी और टॉप स्टॉक्स को देखें, तो इसमें काफी डाउनसाइड धीरे धीरे आया है। हमारा व्यू ऑब्वियसली नेगेटिव रहा है पिछले कुछ महीनों से, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी और डाउनसाइड होगी। मार्केट एक वापस एक रेंज में चला गया है 16,800 और 17,300, और मुझे लग रहा है कि इट इज ओनली प्रिपेयरिंग टू ब्रेक बिलो 16,800, जो कभी भी हो सकता है। और एक बार वो होता है तो अनदर 3 to 4 4-5% डाउनसाइड आ सकती है। तो ट्रेंड अभी भी वीक है। सिनारियो अच्छा नहीं है, ग्लोबली देखे, लोकली देखे, न्यूज फ्लो उतनी अच्छी नहीं है। सो आई थिंक कंजर्वेटिव रहना चाहिए, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी है। और मार्केट रैलीज पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये क्लियर वर्डिक्ट है पिछले 2 महीने की डेटा को देख के। ओके तो और कितना टाइम इस रेंज में रहेगा निफ्टी, गौतम जी? और आपके हिसाब से आपका कन्विक्शन क्या है, ये रेंज अपसाइड में टूटेगी या डाउन साइड में? और नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे फिर वॉच करने के लिए? Anuj, you and I have been in the market for a very long time. हमने पिछले 20 साल का ट्रेडिंग एक्शन देखा है। एंड प्रॉब्लम इज हम स्पॉइल्ड हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में कोई भी बेयर मार्केट एक साल से ज्यादा बिल्कुल। सस्टेन नहीं किया है। तो लोगों का ये है कि हर बार मार्केट एक साल के अंदर डाउन ट्रेंड कंप्लीट कर जाएगा और एक तेजी वापस आ जाएगी। तो बाय ऑन डिप्स पिछले 20 सालों में हर बार काम किया। व्हाट इफ दिस डज नॉट वर्क दिस टाइम, एंड इट कुड बी अ स्लाइटली लॉन्गर करेक्शन। तो मुझे लग रहा है कि प्राइस करेक्शन होपफुली अगले 2-3 महीनों में खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक टाइम करेक्शन रहेगा, जो हो सकता है कि पूरा साल चल जाए। तो मुझे लग रहा नहीं है कि इस साल कुछ स्पेशल होगा, मार्केट रेंज में रहेगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। और पिछले एक हफ्ते में आपने देखा होगा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में वीकनेस आई है, जो पिछले 2 महीनों से वो होल्ड आउट कर रहे थे। सो मिड कैप इंडेक्स ने अपना सपोर्ट ब्रेक किया, स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपना सपोर्ट ब्रेक किया। वहां पर भी 5-7%, 10% की फॉल आ सकती है। तो अगर वो होता है तो आई थिंक ये बाजार इतना जल्दी घूम नहीं पाएगा। हम्म। अच्छा गौतम जी, अब स्ट्रेंथ और वीकनेस वाली एक एक करके बाइफरकेट करके बात करेंगे हर सेक्टर की, लेकिन एक स्पेस जो कि CY 22 में नहीं चला, 23 में अब तक नहीं चला, बट अब थोड़े से अगर आप देखें स्विंग्स विजिबल है, हाई स्विंग्स। मैं बात करूंगा फार्मा स्पेस की। फार्मा में आपको कुछ स्टेबिलिटी अब नज़र आ रही है कि, और क्या यहाँ से एक पुल बैक निफ्टी फार्मा और फार्मा स्टॉक दे सकते हैं? ऐसा कुछ फील आ रहा है आपको इस अनसर्टेनिटी में, अनिश्चितता में? वीरेंद्र जी, कोई भी जब बेयर मार्केट या बुल मार्केट प्ले होता है तो एक रिले की तरह होता है, जहां पर एक सेक्टर या एक स्टॉक सबसे पहले बाजार को ऊपर या नीचे ले जाता है, उसके बाद वो पास कर देता है दूसरे सेक्टर को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। आई थिंक फार्मा में बेयर मार्केट पिछले 15 महीनों में ऑलरेडी काफी हो चुकी है। स्टॉक्स में इतनी बड़ी फॉल आई है, अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में 60-70% की फॉल आई है। तो वहां पर ज्यादा गुंजाइश नहीं था गिरने का। और जिस तरह का प्राइस एक्शन रहा है पिछले एक महीने का, मुझे लग रहा है कि एक जेन्युइन टर्न अराउंड आ रही है और लोग स्मार्ट मनी इसमें कमिटमेंट बना रहे हैं। इनफैक्ट एल्केम लैब्स तो हमें अच्छा लगता ही है, डॉक्टर रेड्डीज काफी स्टेडी था, हमें अच्छा लगता है, सन फार्मा हमें अच्छा लगता है, और डीवीज लैब भी मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्टांस है और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि फार्मा में यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्क है,
बट चार्ट्स के हिसाब से और फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फाइनली आफ्टर 18 मंथ्स फार्मा में है। तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे यहाँ फार्मा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्ट्रेंथ आएगी। ओके, निफ्टी फार्मा में याद रखिएगा मीडियम और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है, तो थोड़ा सा टाइम है पैसा लगाने का। चुनाव स्टॉक्स का जो था वो आपकी स्क्रीन पे रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा गौतम जी, ऐसी कुछ चीज़ें जिससे आपको दूर रहना चाहिए, स्पेशली अगर आपने अच्छी वेल्थ क्रिएट की है या फिर आपने पिछले साइकिल को बहुत खूबसूरती से प्ले किया है, तो आपको अब अलविदा कह देना चाहिए। उसमें आप मेटल्स को कहाँ प्लेस करेंगे? मेटल्स की ये साइकिल इस बार थोड़ा सा काफ़ी समय चली है, बट अब इन स्लो डाउन के शब्दों के बीच में जो अब हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, आप क्या एग्जिट करना चाहेंगे? शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप मेटल्स में? काफी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज है और आई थिंक इस मार्केट में काफी स्टॉक्स और सेक्टर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए 2020 और 2021 में काफी स्टोरीज प्ले आउट हुई, लोगों ने काफी कुछ बड़ा बड़ा कहा अगले 10 साल के लिए, बट आपने देखा कि डिस्ट्रप्शन इस आजकल की दुनिया में इतना कुछ हो रहा है कि कोई भी चीज को 3 साल के लिए भी फोर्सी करना बहुत डिफिकल्ट है। सो मेटल्स का इतना अच्छा साइकिल प्ले हुआ, ऊपर में सारे स्टॉक्स मल्टीपैगर्स बने, बट अब जिस तरह की फॉल आ रही है मुझे लग रहा है कि काफी पोटेंशियल है डाउनसाइड का इन लेवल्स से भी। इनफैक्ट हमारा वर्किंग टारगेट एनएससी मेटल्स इंडेक्स का है 45 टू 4600, जो यहाँ से 15 से 17% दूर है। सो अभी भी सारे स्टॉक्स खराब लग रहे हैं, चाहे वो जेएसपीएल हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को, वेदांता एंड सम ऑफ द मिड कैप मेटल स्टॉक्स। आई थिंक इसमें काफी पेन है और जिस तरह की ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो हेल्प नहीं कर रही है। सो पूरे मेटल सेक्टर से दूर रहिए, बॉटम फिशिंग मत कीजिए, ये सब स्टॉक्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आने दीजिए, स्क्रीन पे मार्केट में स्टेबिलिटी आने दीजिए, तब ये सब स्टॉक्स और सेक्टर्स में जाइए। ठीक है, चलिए मैं दो बड़े स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहूँगा गौतम जी। एक तो रिलायंस जिसने अभी अभी 52 वीक लो लगाया पिछले हफ्ते, और दूसरा बजाज फाइनेंस जो पिछले 6 महीने से बहुत शार्प डाउन स्लाइड में है। इन दोनों पर क्या व्यू आपका इस समय? देखिए मेरा अभी भी यही मानना है कि कई स्टॉक्स अपने 2020 और 21 को के बुल मार्केट को रिट्रेस कर रहे हैं। देखिए लोग सरप्राइज हो रहे हैं कि अरे इतना कैसे गिर गया, बट उतना चला भी तो था 2 साल, उसके कारण उसका एक सिंपल सा रिट्रेसमेंट चल रहा है जो जनरली प्राइस वाइज होता है पहले और उसके बाद होता है टाइम वाइज। रिलायंस में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपके चैनल पे आके मैं पिछले 3-4 महीनों से कह रहा हूँ कि हमारा व्यू यहाँ पर बेरिश है, क्योंकि चार्ट्स अच्छे नहीं है। अच्छे टाइम पे रिलायंस चला नहीं, 2700-2800 के लेवल से बार बार घूमता रहा, अभी वो लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है 2200 का। अगर ये 2200 का लेवल ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि 10 से 15% की और फॉल आ सकती है जो पूरे मार्केट को इंपैक्ट करेगा। सो रिलायंस में तो अभी भी बॉटम फिशिंग के साइंस नहीं है, इससे दूर रहिए। ऑन द अदर हैंड बजाज फाइनेंस काफी कुछ गिर गया है, अब रिस्क रिवॉर्ड इसकी अच्छी हो रही है धीरे धीरे। 5300 और 5000 मेरे हिसाब से ये दो अच्छे लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो और अगर ये लेवल्स आपको मिलते हैं तो अगले 1-1.5 महीना में आप इसमें निवेश कीजिए, आपको अगले 15 से 18 महीनों में अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, तो आपका रिलायंस पे पर्सपेक्टिव था, बजाज फाइनेंस पे पर्सपेक्टिव था। याद रखिएगा रिलायंस पे, क्योंकि ये एक व्यू गौतम जी का हमने स्क्रीन पे रखा है, तो मैं फिर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, एनी शॉर्ट लॉन्ग थॉट्स, टेक्निकल लॉन्ग कॉल, फंडामेंटल लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, ऑप्शन ट्रेड, प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित करें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। अच्छा गौतम, इस बार जो कन्विक्शन अल्ट्राटेक सीमेंट दिखा रहा है उसको देख के मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट जिसने पूरी की पूरी एसीसी अंबुजा की वो सितंबर 2022 की तेज़ी को चुपचाप पीछे बैठ के देखा था, इस बार वो लीड कर रहा है इस पूरे सीमेंट के मूव को। आपका अल्ट्राटेक पे व्यू इस वक्त, कहाँ तक की तेज़ी संभव है, आपकी प्रिफर्ड बाय लिस्ट में है या नहीं, और सीमेंट में आप 1-2 स्टॉक्स और जो पिक करना चाहें वो क्या हो गया? सीमेंट अच्छा लग रहा है और सीमेंट स्टैंड आउट कर रहा है और ये क्वाइट सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट देखें और रियल एस्टेट प्रॉक्सी स्टॉक्स देखें तो सीमेंट को छोड़ के सब कुछ डाउन है, बट सीमेंट के स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं और मुझे लग रहा है कि जैसी मार्केट स्टेबल होता है सीमेंट स्टॉक्स अच्छे करेंगे। इनफैक्ट हम एक बिग पिक्चर रिपोर्ट निकालते हैं जहां हम लॉन्ग टर्म पिक्स देते हैं 12-15 स्टॉक्स का, तो उसमें हम लोग ने कुछ हफ्ते पहले हम लोग ने रिलायंस को निकाला और अल्ट्राटेक को ऐड किया। तो अल्ट्राटेक की चार्ट्स काफी अच्छी है, सॉलिड कंपनी है, इंडस्ट्री लीडर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी है और कंटिन्यूअस बेसिस पे मार्केट वीकनेस में ये खड़ा रहा है। सो आई थिंक अल्ट्राटेक विल डू वंडरफुल थिंग्स इवन फ्रॉम हियर।
75, 50, 7600 का एक रेसिस्टेंस है, एक बार वो क्लियर होता है तो अल्ट्राटेक यहाँ से 10 से 15% चल सकता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड सिनेरियो, क्योंकि बाकी के इंडेक्स हेवीवेट्स है जहां पर कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखता है। और अपार्ट फ्रॉम अल्ट्राटेक अगर आपको कुछ करना है तो डालमिया सीमेंट की भी स्ट्रक्चर काफी अच्छी है, तो वहां पर भी मुझे काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखता है। ओके अच्छा, क्योंकि आपने बात की कि कई सेक्टर्स और स्टॉक्स अभी अपनी 2020-21 की जो बुल मार्केट थी उसी को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है आईटी शेयरों का। आप अगर इन्फोसिस देख लें तो अभी भी वो कोविड लो के टाइम से मोर देन डबल है, हालांकि रीसेंट हाई से काफ़ी करेक्ट हुआ है। इस बेलवेदर सेक्टर में और ये जो बड़े स्टॉक्स हैं यहाँ पर, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, जो लगातार 52 वीक लो बना रहे हैं या काफ़ी करीब है 52 वीक लोज के, वहाँ पर अब क्या एडवाइस होगी? अनुज, यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड लगता नहीं है, क्योंकि जो फॉल आना था पिछले साल आ गया है। और देखिए, हम टेक्निकल एनालिसिस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर बड़ी रैली आती है तो उसका 38, 50% या 60% का रिट्रेसमेंट होना चाहिए, जो काफी आईटी स्टॉक्स ने कर दिया, जो काफी दूसरे स्टॉक्स नहीं किए हैं, अभी तक सेक्टर्स नहीं किए हैं, बट आईटी स्टॉक्स ने कर दिया। और यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड इसीलिए नहीं लगता है कि सब अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे है, सब स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। यूएस में नैस्डैक का इंडेक्स काफी अच्छा कर रहा है, और वो एसवीबी का जो एपिसोड था उसके कारण ये वीकनेस आई थी इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ओवरडन है, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर्स नहीं है, पर टॉप स्टॉक्स हमें अभी भी अच्छा लगता है। और मिड कैप्स तो हम काफी रेकमेंड किए हैं, मैंने अपना दिवाली पिक हम लोग ने परसिस्टेंट दिया था, साइंट हमें अच्छा लगता है, एलटीटीएस का सेटअप काफी अच्छा डेवलप हो रहा है। तो मिड कैप आईटी काफी अच्छा लग रहा है, और लार्ज कैप आईटी में भी इस लेवल्स पे आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा गौतम जी, जो ये आपका व्यू था आईटी पे, अभी जिस शब्द का इस्तेमाल आपने प्रॉक्सी टू रियल स्टेट, आई मीन रियल स्टेट एंसिलरी का जिसका जिक्र किया, उसमें लोगों ने बहुत पैसा कमाया था। जस्ट पुट इंस्टेंस ऑफ पॉलीकैब, जब वो जून 2020 में इसका भाव था करीब करीब 730 रुपए का, ये 3200 रुपए का, और आज भी 2800 रुपए खड़ा है। क्या यहाँ पर अब एग्जिट करना चाहिए? मतलब अब इनसे एग्जिट करके कुछ दूसरे डेस्टिनेशन तलाशने चाहिए? पॉलीकैब हो गया, एस्ट्रल हो गया, आपका आप सेंचुरी प्लाई हो गया, ये 3-4 जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने मल्टीफोल्ड स्विंग दिया, इन पर आपका टेक क्या है? देखिए, अगर आप इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इंडिया कंजम्पशन स्टोरी। और हो क्या रहा है, पिछले 6-8 महीने से जो कंजम्पशन स्टॉक्स है, जो काफी रिचली वैल्यूड थे, हाईली वैल्यूड थे, वो अब चल रहे नहीं है, वहां पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सो ये सब स्टॉक्स जो आपने कहा, यस दे हैव डन वेरी वेल। अगर किसी का 5 साल का व्यू है और अगर आप बीच में मंदी प्ले आउट कर सकते हैं, तब तो आप होल्ड कीजिए। बट अगर आप वो वीकनेस प्ले आउट नहीं कर सकते हैं तो इससे निकलना बेटर है। मुझे लग रहा है कि अगर बाजार 16,800 ब्रेक करता है और मोमेंटम नीचे में पिक होगी, तो ये सब स्टॉक्स में ज्यादा वीकनेस आएगी। तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और सेफर स्टॉक्स में जाना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि वैल्यू का मार्केट है, इसमें समझिए पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ कैपिटल गुड स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, जहां पर वैल्यूएशंस अच्छे हैं, जहां पर विजिबिलिटी बेटर है, एंड नॉट दीज हाई फ्लायर्स व्हिच हैव डन वेल बट मे नॉट कंटिन्यू टू डू वेल। ओके, तो आपने एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की थीम भी बताई। गौतम जी, एक और स्पेस, निफ्टी एफएमसीजी, एचयूएल सीरियस एफर्ट करता हुआ अपने 200 एक्सपोजर एवरेज को वॉलेट करने की, डाबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैरिको ने पार्टिसिपेट नहीं किया, आईटीसी ने अच्छा किया, गोदरेज सीपी काफी ठीक ठाक रहा। इस बास्केट में आपके प्रेफर्ड पिक क्या है इस वक्त? देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया के इंडेक्सेस में एक दो स्टॉक उसके 50% या 40% कंपोनेंट होते हैं। तो आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को निकाल दीजिए तो एफएमसीजी सिर्फ 40% उसका वेटेज बचता है। आईटीसी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर ओन्ड है और यहाँ पर थोड़ा सा थक गया है, तो इसीलिए वो ज्यादा चल नहीं पाएगा। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी यहाँ से बड़ी कोई तेजी लगती नहीं है। लास्ट एक हफ्ते में थोड़ी बहुत तेजी आई, बट वो भी काफी टॉपिश लग रहा है। और ओवरऑल बेसिस पे देखें तो, और ये दो स्टॉक को अगर आप हटा दे तो सारे स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड है। कोलगेट, मैरिको, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सब खराब चार्ट्स है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई कमिटमेंट बनानी नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ जो और दूसरा हैवी वेट है वो है बैंक निफ्टी, क्योंकि आई थिंक बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है पूरे मार्केट के लिए। और अगर वहां पर 39,000 के नीचे का क्लोजिंग आता है तो दैट विल बी द लीडर ऑन द वे डाउन फॉर द नेक्स्ट लेग फॉर द मार्केट। ओके गौतम, चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सब स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। और
देखिए, बात करते करते बहुत शार्प रैली मार्केट में, शार्प मतलब बैंक निफ्टी खास तौर से अब उस जोन को क्रॉस कर रहा है। बैंक निफ्टी निफ्टी अभी भी उस जोन को नहीं क्रॉस कर पा रहा, लेकिन बैंक निफ्टी का वर्टिकल मूव देखिए, और ये पूरा का पूरा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की बदौलत। एचडीएफसी बैंक ने खास तौर से एक ज़बरदस्त आपको मूव दिखाया, और आईसीआईसीआई बैंक भी लोअर लेवल से लगातार आईसीआईसीआई बैंक कोशिश कर रहा है अपनी 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की। और ये पिछले 5 मिनट का चार्ट देखिए आईसीआईसीआई बैंक का, अब वो ले गया बैंक निफ्टी को 39,800 के ऊपर। क्या ये अब 39,900 40,000 का लेवल क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? क्या निफ्टी 17,050 से 17,100 का जो कंजेशन जोन है उसे क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? और आज एक बहुत अच्छी चीज़ जो मार्केट में हो रही है, ब्रॉडर मार्केट में आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। नीरज जी जुड़ गए हमारे साथ अगले शो की तैयारी के लिए। और नीरज जी, आज वो जो चिमटा है वो है, लेकिन आज उल्टा है। आज ग्रीन ऊपर है और रेड नीचे है। आज रोटी सही बनेगी आज जलेगी नहीं और बहुत अच्छा चिमटा बना ये। इनफैक्ट अब देखिए क्या ज़बरदस्त है। तो आज मुझे लगता है कि बढ़िया तेज़ी रहनी चाहिए शाम तक डेफिनेटली। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में हम लोग आज सॉल्व करते हैं आपकी क्वेरीज। आज आपका दिन अच्छा बढ़िया है, तेज़ी का माहौल बन रहा है यहाँ पे, तो उसी की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लेंगे हेडलाइंस।